पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद के लिए जब रवाना होना था, उससे पहले बहुत सी गिरफ्तारियां हुई, छापे मारे गए और लाहौर से एक घर से असलहा बड़ी तादाद में बरामद हुआ, जिस पर मुकदमात भी दर्ज हुए और जिसका हुकूमत ने काफ़ी वावेला भी किया और जिस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के समाअत के दौरान भी बातचीत हुई है। उस असलहे की असल कहानी क्या है, उसके जिस घर से बरामद हुआ उनका ताल्लुक क्या किसी सियासी जमात से है या वो इनफरादी तौर पे वो असलहा अपने पास रखते हैं, इसी बारे में बात करें कि राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब इतनी बड़ी तादाद में असलहा बरामद होना, क्लाशनकोव्स बरामद होना, SM राइफल्स बरामद होना और फिर ये कहना कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक ये शख्सियत है जिसने ये असला अपने पास रखा था, खून खराबा करना चाहता था, कहानी असल क्या है? यह सर बड़ी मज़े की कहानी है। बल्कि आपने तो एक अदालत आलिया का जिक्र किया, मैं कह अदालत उस्मा का जिक्र किया जनाबे वाला। ये वज़ीर आज़म साहब ने असम्बली में तकरीर में फरमाया, वज़ीर आला साहब ने फरमाया, मरियम साहबा ने 4 दफ़ा फरमाया, मरियम और सभी आ जाते हैं ना, सब लोगों ने किया। अब मैं ये दिखाता हूँ, ये असला बरामद करती है पुलिस बजाश नियाज़ी के घर से। अच्छा, ये मियाँ साहब क्रिकेट खेल रहे हैं, पीछे जो बंदा खड़ा है ना उसका नाम है बजाश नियाज़ी। उसका दावा है कि ये तमाम जो असला पकड़ा गया उसके ये लाइसेंस है जो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये मियाँ नवाज साहब हैं और ये साथ बजाश नियाज़ी हैं। अब मुझे एक बात बताएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जनाब भारी मिकदार में असला पकड़ा गया जो बजरिया मोटरवे आया और इस असले ने बाकायदा इस्तेमाल होना था दहशत गर्दी के लिए। अब असल कहानी यह है कि पुलिस इन फैसला कर चुकी थी, पुलिस को अहकामात किसी जगह से मिल चुके थे कि ये फैसला करो। जिस तरह इमरान खान ने ये बड़ा हिकमत अमली से वहाँ पे अपना मार्च अचानक ख़त्म किया, क्यों किया कि ये बहुत से फैसले हो चुके थे, बहुत से लोग PTI के झंडों को लेकर उनको इस्तेमाल किया जाना था, दहशतगर्दी के वाक़यात, फायरिंग के वाक़यात, तो सारा कुछ। इसी तरह इस क्रैक के घर में एक छापा मारा जाता है, ये शख्स कुछ अर्सा पहले PTI में शामिल होता है। अच्छा, ये शख्स जो है इसका ये एक बड़ा ट्रांसपोर्टर भी है, इसकी गाड़ियाँ भी तोड़ दी जाती हैं। दूसरा ट्रांसपोर्टर के साथ ये पॉलिटिकल वर्कर है। अच्छा, इनकी दुश्मनदारी भी है। असरत तमाम का तमाम लाइसेंसी है और ज़्यादातर असरे के लाइसेंस जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में बने हैं। अब जब ये शख्स मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ था ठीक था, जब ये उनकी जमात यूथ विंग का सदर लाहौर का था जब उसका ठीक था, जब ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की गाड़ी चलाता था ये ठीक था। ये देखें, ये तस्वीरें बोल रही हैं ना, मियाँ साहब के करीब तरीन कौन हो सकता है? ये जब मियाँ साहब वज़ीर आज़म थे तो क्रिकेट खेल रहे तो पीछे वो खड़ा है। यानी ये सारी चीज़ें थी, ये एक प्लानिंग हुई कि इस तरीके से एक घर में छापा मारा जाता है। और मज़े वाली बात है, छापा मारा गया, घर में असला इस तरह पड़ा हुआ है सामने और उसको उठाया इन्होंने, ले गए। अब उस घर में बंदा ही कोई नहीं था। यस सर, एक बंदा गिरफ्तार नहीं हो सका, बाद में गिरफ्तारियां डालते रहे। एक जगह अगर आप वो चेक हो गया, आपको एक मज़े वाली बात बता दूं, उन्होंने वो चेक करवा लिया है कि वो तमाम का तमाम असला लाइसेंसी असला है। लाइसेंसी असला किसी के घर में रखना आप किसी को कानूनी तौर पे मना नहीं कर सकते, लाइसेंस आप देते इसलिए हैं। ये प्लानिंग ये थी कि ये करने के बाद PTI के लोगों पर बेइंतहा तशद्दुद किया जाए, उनके डाई-हार्ड वर्कर पे FIR दे दी, उसके बाद इन लोगों को पकड़ के इतना मारो कि ये साबित करो कि ये असला इस्तेमाल करना था, और उसके बाद ये तासर देना था कि पुलिस के अंदर ये तासर दिया गया कि आपको मारने के लिए असला इस्तेमाल होना था। और फिर पुलिस वालों ने जो किया वो आपने देखा। देखें, पुलिस की ड्यूटी है, हमारे वो लोग हैं, हमारे भाई हैं, हम उनके ख़िलाफ़ नहीं है, ना उनके ख़िलाफ़ जा सकते हैं, वो अपनी जान की कुर्बानी तक दे देते हैं। लेकिन ये गलत झूठी FIRs क्यों होती हैं, क्यों अवाम को पागल बनाया जाता है? अब वज़ीर आला से लेके वज़ीर आज़म साहब हो, सियासी लीडर हो, सारे उनको जवाब देना पड़ेगा ना कि आप कह ही नहीं रहे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी जगह जिक्र नहीं कर रहे कि ये साहब का आपका साथी था। तो ये तस्वीरें जो बता रही हैं बार बार मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, मरियम साहबा के साथ, मियाँ साहब का लेटर बता रहा है, उसके आपको नहीं पता वो कौन था। एक झूठा मुकदमा दे दिया गया, उस झूठे मुकदमे के बाद अब आपको मैं एक बड़ी खबर और दे देता हूँ। वक्त कम है, बिल्कुल एक छोटी सी 1 मिनट में बता देता हूँ। PTI के अहम तरीन लोगों पर और FIR जो दर्ज की गई हैं इस एहतजाज के ख़त्म होने के बाद भी, वो इसलिए की गई हैं कि अब जिस दिन इमरान खान कॉल देगा उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, 16 MPO की बजाय वैसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और ताकि अगर उस वक्त नहीं भी कॉल देता तो फिर इलेक्शन के दिनों में गिरफ्तार करके इनको बंद कर दिया जाएगा। ये एक प्लानिंग है।
यानी पीटीआई अगर अपनी हिकमत अमली तरतीब दे रही है तो हुकूमत ने भी दी है, लेकिन मालूम का रास्ता इख्तियार करके किसी को भी फ़ायदा नहीं होगा, सियासी तौर पर भी नुकसान होगा। आपके पास भी तो बेहतरीन ऑप्शन था, आपने तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवा ली थी, आप नए इलेक्शन की कॉल दे देते, आपको भी पता था पीटीआई के हक में अवाम है नहीं, तो आप भी उसको कैश करवा सकते थे, लेकिन आपने इक़्तिदार में रहना मुनासिब समझा है। अब मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि उनका गंद साफ कर रहे हैं। बेहतरीन ऑप्शन आपने खुद गवाया। नहीं, अभी भी वो ऑप्शन हमारे पास है। अभी तो इस हुकूमत को आए तो 1-1.5 महीना ही हुआ है, लेकिन उसका बोझ तो उठाया है ना आपने। नहीं है, हम उसमें बड़ा आपका इमेज भी गवाया है सर, ये माने इमेज गवाया है। नहीं, लेकिन देखिए, अगर मुल्क के लिए अगर मुश्किल फैसले करने के लिए ठीक है, हो सकता है हमारे इमेज में फ़र्क आया हो, मैं आपकी बात को एग्री करता हूँ, लेकिन कोई करेगा तो नहीं, कोई मुश्किल फैसले कोई करेगा कि नहीं। अगर नहीं करोगे तो जिस तरह पहले होता रहा है और आप दलदल में फंसते जाओगे ना। मैं इतना, ये गलत फैसला है, मैं इसको पूरी तरह इंडोर्स नहीं करता कि सारा बोझ आप डाल दो। मैं तो यही बता रहा हूँ कि अमीरों को सबसे बड़ा कर्जा दे दिया गया 2% पे, 2% पे टर्फ 600 अमीरों को, और फिर ये एक्सपोर्टर जो हमारे हैं एक्सपोर्टर, उनको 2-3% पे रीफाइनांस दिया जाता है कर्जा। और आम छोटे छोटे जो लाखों SME है ना, छोटे कर, उन पे ये जो बढ़ाया है ना, पेट्रोल का बढ़ाया है, क्योंकि हमें खसारा है बजट। IMF ये कहता है कि आपसे सवाल करेंगे। मेरा एक आखिरी सवाल ले लें। आप ये कहते हैं मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने भी यही कहा था कि आलमी मंजरनामा जो है हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। मुश्किल फैसले तो उनके भी थे, मुश्किल फैसले आपके भी हैं। मुझे ये बताएं कि जो मुश्किल फैसले करते हैं उनमें से कितनी तादाद ऐसी है जिसका इंपैक्ट उन पे खुद भी पड़ता है? सर, इसका सारे का सारा बोझ आम आवाम पे पड़ता है, जो दिहाड़ीदार तबका है, जो फैसले करने वाले हैं, उनके तो अपने अपने कारोबार है इतने बड़े, उन पे क्या फर्क पड़ेगा? मुश्किल फैसला उनके लिए थोड़ी है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं एग्री करता हूँ आपसे। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि सारा कर्जा तो पिछली हुकूमत ने 500-600 बड़े बड़े रईसों को दे दिया, और जो लाखों SME हैं, छोटे और दरमियाने दर्जे के बिजनेसमैन हैं या आम काम करते हैं छोटा मोटा, उनको तो कर्जा मिलता नहीं है। ये इंडिया में जो टोटल कर्जा है ना, मैं आपको फिगर ये दे रहा हूँ, उसका 15% SMEs को यानी दरमियाने और छोटे को मिलता है। बांग्लादेश में 12% टोटल कर देगा, हमारे यहाँ तो वो 7% सिर्फ 93 बड़ों को मिलता है और सिर्फ 7% छोटों को और दरमियाने को मिलता है। ये सारी हुकूमतें यही कर रही हैं। तब्दीली लाई थी कि पिछली हुकूमत ठीक नहीं थी। आप कल कौमी असम्बली के इजलास में लाजमी होंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को तो हेलीकॉप्टर बेच के बुलवाया गया था कि इजलास में लाजमी है। अब मुझे एक बात बता दें, कल के इजलास में, कौमी असम्बली के इजलास में कोई एक ऐसा मुझे फैसला या बिल दिखा दें जो अवामी मुफाद में था। चलें ये बता दें। मैं तो यही बात मैं तो खुद कर रहा हूँ, आपने पता नहीं मेरी तकरीर सुनी है, मैंने पिछले नहीं, मैंने सुनी है। हमें आपके मुतालिक पता है कि आप डट जाते हैं, आप हक में खड़े होते हैं, इसलिए आपसे सवाल करते हैं। हमें तो कुछ लीगी लोग कहते हैं कि आप ये हफ्ते में एक दिन कैसर अहमद शेख साहब को क्यों ले लेते हैं? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं तो सियासत में क्या करने आया था। मुझे बताइए कि मेरे पास तो अल्लाह का फजल से मैं हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट लेके 35 साल पहले कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का सदर था, और मिफ्ता इस्माइल के सगे चचा हबीब अहमद साहब वो मेरे साथ मैनेजिंग कमेटी में मेंबर थे, मेरे साथ कमेटी के मेंबर थे। उनका इंतकाल हुआ तो मैंने उनको बड़े एजाज़ से, क्योंकि हमारी कमेटी के मेंबर थे, उनको तजहीज़ व तफ़ख़ीम की चैम्बर की तरफ से